हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल रिवीजन वीडियो गेस में। तो साथियों, अपन बात कर रहे थे महाराणा प्रताप पर, और महाराणा प्रताप की अ, विषय वस्तु को लेकर अपन ने दो क्लासें ले ली हैं। आज ये अपनी तीसरी क्लास है, और आज इस क्लास के अंदर हम महाराणा प्रताप को पूरा कवर कर लेंगे। तो हमने कल की क्लास में जो पढ़ा था उसका पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में हम अपने आगे की क्लास में चलते हैं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को दबाकर आप इस अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए साथियों, बात करूं मैं कल की क्लास में अपने जो पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि हल्दी घाटी का युद्ध। सबसे पहले अपन को क्या याद रखना है कि हल्दी घाटी का ये मैदान है, ये कहाँ पे है? तो राजसमंद के अंदर स्थित है। इस हल्दी घाटी के मैदान की एक तरफ तो क्या है, गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, और दूसरी तरफ क्या है, खमनोर की पहाड़ियां हैं। इसके युद्ध की दिनांक अपन को याद रखनी है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर ये पूछी जाती है। तो इसकी जो दिनांक है वो 18 जून 1576 को क्या है, 18 जून 1576 को ये अपन को याद रखना है। उसके बाद में एक गोपीनाथ जी शर्मा, एक इतिहासकार हुए अन्य गोपीनाथ शर्मा, क्या है, गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा जी हैं, इस युद्ध के जो दिनांक बताते हैं वो बताते हैं कि 21 जून को हुआ था। 21 जून 1576 के अंदर हुआ था। ये भी अपने को याद रखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि महाराणा प्रताप की तरफ से कौन लड़ने के लिए आया और अकबर की तरफ से कौन लड़ने के लिए आया। तो मैंने बताया आपको, महाराणा प्रताप की तरफ से जो हरावल सेना थी, जो कि किसी सेना का अगला जो भाग होता है, जो फ्रंट में जाकर सेना लड़ती है, उसे अपन हरावल कहते हैं। और उस हरावल सेना का जो नेतृत्व किया था वो हकीम खान सूरी ने किया था। ये सूरी नहीं है, सूर है। क्या है? सूर है। ये हकीम खान सूर ने किया था हरावल सेना का नेतृत्व। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि ग्वालियर से एक बंदा आया था जिसका नाम था रामशाह तोमर। रामशाह तोमर अकेला नहीं आया था, बल्कि इसके तीन बेटे थे, जिसमें भवानी सिंह, सालीवान और प्रताप सिंह, तीनों बेटों के साथ ये महाराणा प्रताप की सहायता करने के लिए आया था। रामशाह तोमर, इसके तीन बेटे, एक का नाम था सालीवाहन, दूसरे का नाम था भवानी सिंह और तीसरे का नाम था प्रताप सिंह। और बाकायदा ये तीनों युद्ध में बड़ी वीरता के साथ लड़ते हैं और तीनों युद्ध के अंदर शहीद हो जाते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो सेना होती है उस सेना का अगला भाग हरावल होता है, और जबकि जो अंतिम भाग होता है सेना का उसे कहते हैं चंदावल। और चंदावल जो सेना थी, उस चंदावल सेना के अंदर जो लड़े थे वो भील लड़े थे, और भीलों की सेना का जो नेतृत्व किया था उस बंदे का नाम था राणा पुंजा। क्या था? राणा पुंजा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सलुम्बर से कृष्णदास टुंडावत है, वो महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने के लिए आए थे। ये वही कृष्णदास टुंडावत है जिसने महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था, उसमें से राज की तलवार बांधी थी, वो कृष्णदास टुंडाव करने के लिए आया था। उसके बाद मैंने महाराणा प्रताप के बारे में आपको और बातें बताई कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम क्या था? चेतक। क्या नाम था? चेतक। कहते हैं जब महाराणा प्रताप ने मान सिंह पर आक्रमण किया था अपने भाले से, महाराणा प्रताप का जो भाला था उसका वजन 81 किलो था, और 81 किलो भाले से जब महाराणा प्रताप ने मान सिंह पर, जो कि हाथी पे बैठा था, उस पर आक्रमण किया था, तो कहते हैं कि मान सिंह जैसे तैसे करके बचा, और हाथी का जो होदा होता है ऊपर बैठने वाला, उसमें गिर गया। और कहते हैं चेतक इतना समझदार घोड़ा था कि इसने मान सिंह का जो हाथी था, उस हाथी की सूंड के जो घोड़े अपने दोनों पैर थे वो सूंड के ऐसे लगा दिए थे, जिससे कि महाराणा प्रताप उस पर क्या कर सके, आक्रमण कर सके। लेकिन कहते हैं कि जब चेतक उस सूंड से अपने दोनों पैर उतार रहा था, तो मान सिंह एक चतुर चालाक आदमी था, उसने अपने हाथी की सूंड पे दो चाकू लगा रखे थे। उस चाकू से महान चेतक के दोनों पैर हैं वो घायल हो गए, जिससे महाराणा प्रताप को, चेतक को युद्ध भूमि से बाहर निकालना पड़ा। और इस चेतक की जो मृत्यु हो जाती है, जिस स्थान को, कहां पे हो जाती है? बलीचा में। कहां पे उसकी मृत्यु हुई थी? बलीचा। ये जो बलीचा नामक स्थान है ये कहां पे पड़ता है? ये राजसमंद के अंदर है, राजसमंद में है। और यहाँ बलीचा में इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। बलीचा में इनकी छतरी बनी हुई है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जब महाराणा प्रताप सेना से या युद्ध भूमि से बाहर निकलते हैं, तो उसके जो प्रतीक चिन्ह है, यानी जब राजा है वो युद्ध भूमि से बाहर चला जाता है, तो उसके जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वह धारण करके एक बंदा है, युद्ध को लीड करता है। तो उस बंदे का नाम था झाला बिंदा। यानी महाराणा प्रताप के बाहर निकलने पर, महाराणा प्रताप के बाहर निकलने पर जो युद्ध को लीड किया था उस बंदे का नाम था झाला बिंदा। इसको भी याद रखा जाना चाहिए। प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से किसने बाहर निकाला, तो उस बंदे का नाम था झाला बिंदा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अकबर की तरफ से कौन लड़ने के लिए आया था। क्या अकबर स्वयं आया था? तो अकबर स्वयं नहीं आया भाई। कौन आया था? अकबर ने जो आमेर का शासक या राजकुमार था
जिसका नाम था मान सिंह। मान सिंह को स्वतंत्र सेनापति के रूप में इस युद्ध के अंदर भेजा था। अपना जो मुख्य सेनापति बनाया था मान सिंह ने, वो किसको, अकबर ने वो मान सिंह को बनाया। और ये मान सिंह का जो पहला युद्ध है जिसमें वह किसी युद्ध में स्वतंत्र सेनापति के रूप में जा रहा है, क्योंकि अकबर एक समझदार राजा है। वह जानता है कि मान सिंह के सीने में जो ज्वाला धधक रही है उस ज्वाला का सदुपयोग किया जाए, क्योंकि इस मान सिंह को जब अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि प्रस्ताव के रूप में भेजा था, तो महाराणा प्रताप स्वयं नहीं आए थे और इनका जो पुत्र अमर सिंह आया था। उदय सागर झील के किनारे इनकी मुलाकात हुई। तब मान सिंह का जो अपमानित किया था अमर सिंह ने, उसका बदला है वो कहीं न कहीं मान सिंह लेना चाहता है। अकबर ने मान सिंह के साथ एक सेनापति और भेजा जिसका नाम था आसफ खां। आसफ खां को भेजा। उसके बाद में कहते हैं कि अकबर का एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम था बदायूनी। क्या नाम था? बदायूनी। बदायूनी ने कहा कि मैं भी युद्ध के अंदर जाऊंगा और जब युद्ध में हिंदुओं का खून बहेगा तो उस खून को अपनी दाढ़ी के लगाऊंगा, यानी उस खून से मैं अपनी दाढ़ी को लाल करूंगा। तो बदायूनी भी इस युद्ध के अंदर जाता है और इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन है, वो आंखों देखा वर्णन करता है और एक बुक लिखता है जिसका नाम है मुतकब उत तवारीखी। क्या नाम है उसका? मुतकब उत तवारीखी। इस बुक के अंदर हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन करता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर का कौन सा इतिहासकार हल्दी घाटी के युद्ध में विद्यमान था, तो उसका नाम बदायूनी था। और बदायूनी की बुक कौन सी थी? तो मुतकब उत तवारीखी। इसके बाद में मैंने आपने बताया कि बदायूनी अपनी बुक के अंदर लिखता है कि जब अकबर की सेना है उस पर, अकबर की सेना में तो लगभग 5,000 फौजी थे। कितने फौजी थे? 5,000। और महाराणा प्रताप की सेना के अंदर लगभग 3,000 फौजी थे। लेकिन इसकी सेना में कितने सैनिक थे? लगभग 3,000। लगभग 3,000 सैनिक थे। और ये कहता है कि इसमें लगभग 5,000 सैनिक थे। 5,000। लेकिन यह कहता है कि जो महाराणा प्रताप के जो 3,000 फौजी हैं वो हमारी सेना है उस पर 5,000 फौजियों पर भारी पड़ रहे थे। और हमारी सेना है वो युद्ध मैदान को छोड़कर भागने लगी, यानी युद्ध के मैदान को छोड़कर भागने लगी। हमारी सेना तो आगे भाग रही थी और पीछे महाराणा प्रताप की सेना है वो हमारे पीछे दौड़ दौड़ के हमें मार रही थी। तभी तभी मैंने, बुदायूनी कहता है ये बात, कि मैंने आसफ खां से कहा कि आसफ खां मैं तीर किस पे चलाऊं, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे सैनिक कौन से हैं और प्रताप की सेना के सैनिक कौन से हैं। तब आसफ खां ने कहा कि आप तो बस तीर चलाइए, दोनों तरफ से मरने तो हिंदू ही हैं, आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपको तो हिंदुओं का खून है वो अपनी दाढ़ी से लगाना है। तो आप तीर चलाइए, क्योंकि अकबर की सेना में भी हिंदू है, सैनिक हैं, और महाराणा प्रताप की सेना में भी हिंदू सैनिक हैं। तो इस प्रकार की बातें बदायूनी अपनी बुक में लिखता है। और बदायूनी कहता है कि जब हमारी सेना युद्ध मैदान को छोड़कर भागने लगी तभी एक सैनिक था अकबर की सेना में जिसका नाम था मियत्तर खां। अकबर की सेना में ये क्या नाम है इसका? मियत्तर खां। कहता है कि मियत्तर खां आता है। मियत्तर खां, इसको याद रखा जाना चाहिए, प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है मियत्तर खां, कि मियत्तर खां आया और इसने क्या किया? झूठी अफवाह फैलाई। क्या किया इसने? झूठी अफवाह फैलाई। झूठी अफवाह फैलाई। झूठी अफवाह क्या फैलाई? कि बादशाह अकबर हैं वो स्वयं अपनी शाही सेना लेकर आ रहे हैं, तो अपन को भागने की जरूरत नहीं है। तब जाकर हमारी सेना ने अपने पांव जमाए और साहस पूर्वक युद्ध किया, लेकिन फिर भी हमारी सेना प्रताप की सेना के आगे टिक नहीं सकी और हम युद्ध मैदान छोड़ गए, वो भाग गए। अब अपन बात कर लेते हैं इससे आगे। अब अपन इससे आगे बात करें। बदायूनी लिखता है कि जब अकबर की सेना युद्ध मैदान को छोड़कर भाग गई तब अकबर के पास, जब महाराणा प्रताप तो पहाड़ों में चले गए, इधर महाराणा प्रताप तो युद्ध भूमि को छोड़कर बाहर चले गए, लेकिन अकबर के पास जब मान सिंह, यानी अकबर के पास जब मान सिंह और आसफ खां जाते हैं, मान सिंह और आसफ खां ये युद्ध हारकर या युद्ध भूमि से भागकर जाते हैं, तो अकबर क्या है इनको पूछता है कि क्या युद्ध जीत आए? तो मान सिंह कहता है नहीं। तो अकबर ने पूछा क्या महाराणा प्रताप को बंदी बना लिया? तो मान सिंह कहता है नहीं। तब कहते हैं अकबर बहुत गुस्सा होता है और अकबर ने कहा कि तुम क्या सोचा, सरदार खुश होगा? आपने क्या सोचा कि सरदार खुश होगा? और कहते हैं अकबर ने मान सिंह और आसफ खां की ड्यूटी बंद कर दी थी। उनको कहा कि आज के बाद में तुम मुझे दरबार में दिखाई मत देना। दोनों की ड्यूटी बंद कर दी थी। और कहते हैं मान सिंह का जो मनसब 7,000 का मनसब था, इसका कितने का था? 7,000 का। इसको घटा के कितना कर दिया? 5,000।
और उसके बाद कहते हैं कि अकबर स्वयं अपनी सेना लेकर दोबारा आता है, दोबारा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए आता है, लेकिन यह भी कोई छठ की चौदस नहीं कर पाता है। और कहते हैं कि आके का प्रताप के विरुद्ध दोबारा सेना लेके आता है अपनी, और आके क्या करता है, प्रताप तो इसको मिलता नहीं है या प्रताप से युद्ध तो नहीं कर पाता है, लेकिन ये क्या करता है, उदयपुर पर अपना अधिकार कर लेता है। कहां पर? उदयपुर पर। उदयपुर पर अपना अधिकार कर लेता है। कौन कर लेता है? अकबर कर लेता है। जब पुनः आप खुद आता है ना सेना लेकर, तब उदयपुर पर अधिकार कर लेता है, और उदयपुर का नाम बदल कर क्या कर देता है, मोहम्मदाबाद कर देता है। मोहम्मदाबाद। उदयपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया इसने? मोहम्मदाबाद कर दिया। उसके बाद में कहते हैं कि महाराणा प्रताप हैं वो युद्ध भूमि से बाहर निकल गए थे, और झालाबिंदा ने युद्ध को लीड किया था। अब अकबर वापस चला गया है, लेकिन अब भी अकबर बार बार प्रयास करता है कि साम दाम दंड भेद के द्वारा किसी न किसी प्रकार से महाराणा प्रताप को बंदी बनाया जाए, उसको अधीनता स्वीकार करवाई जाए। तभी कहते हैं कि इसके बाद महाराणा प्रताप ने जो अपनी दूसरी राजधानी है, क्योंकि उदयपुर पर तो उसने अधिकार कर लिया है, तो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद अपनी दूसरी राजधानी है वो किसको बना लिया? कुंभलगढ़ को बना लिया। किसको? कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ को बना लिया। ये वही कुंभलगढ़ है। इस कुंभलगढ़ को मेवाड़ महाराणाओं की संकटकालीन शरण स्थली कहा जाता है। कुंभलगढ़ को क्या कहा जाता है? मेवाड़ मेवाड़ महाराणाओं की मेवाड़ महाराणाओं महाराणाओं की संकटकालीन शरण स्थली यानी कुंभलगढ़ को अपना क्या किया इसने? दूसरी राजधानी बना लिया। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी क्या कर लिया? दूसरी राजधानी बना ली। दूसरी राजधानी बना ली। लेकिन अकबर क्या करता है, फिर कुंभलगढ़ पर अपने एक बेहतरीन कमांडर को भेजता है। उसका जो एक बेहतरीन सेनापति है जिसका नाम है शाहबाज खान। किसको भेजता है? शाहबाज खान। इधर अपना अकबर है। अकबर अकबर क्या करता है, इधर कुंभलगढ़ में कौन बैठा है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। कहते हैं अकबर अपने बेहतरीन कमांडर शाहबाज खां को भेजता है। इसका नाम क्या था? शाहबाज खां को। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने अपने कौन से सेनापति को 3 बार महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए भेजा? तो इस शाहबाज खां को अकबर है वो 3 बार भेजता है। कितनी बार भेजता है? 3 बार। 3 बार कब कब भेजता है? सबसे पहले इन्होंने भेजा 1577 ईस्वी के अंदर। 1577 में तब भेजा, तब इसके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन कहते हैं जब ये दोबारा आया था दूसरी बार 1578 के अंदर आया था। 3 अप्रैल 1578 को 3 अप्रैल 1578 को जब इसने महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया, तब कहते हैं कि इसने कुंभलगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया था। यानी दूसरी बार जब ये आया था तो इस 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ पर ये क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया, और कहते हैं महाराणा प्रताप को कुंभलगढ़ छोड़ना पड़ा, और महाराणा प्रताप यहाँ से गुजरात की साइड चले गए थे। कहां पे चले गए थे? गुजरात की साइड। और तीसरी बार जब ये शाहबाज आक्रमण करता है, ये 1579 यानी 1579 के अंदर कब करता है? तीसरी बार 1579 के अंदर तीसरी बार महाराणा प्रताप पर आक्रमण करता है उसको बंदी बनाने के लिए। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि अकबर ने किस सेनापति को महाराणा प्रताप के विरुद्ध 3 बार भेजा था? तो उसका आंसर अपना क्या होगा? शाहबाज खां। क्या होगा? शाहबाज खां। इसको याद रखा जाना चाहिए। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है। या इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध शाहबाज खां को कितनी बार भेजा? तो 3 बार भेजा। और यह पूछ लिया जाता है शाहबाज ने कुंभलगढ़ पर अपना अधिकार कब किया? तो अपन को याद रखना है 3 अप्रैल 1578 को किया। अब मैं आगे की बातें बताऊं कि जब यहां से महाराणा प्रताप निकल गए थे
और महाराणा प्रताप कहते हैं कि गुजरात की तरफ चले गए थे, गुजरात साइड। कहां पे चले गए थे? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप जब शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पे अपना अधिकार कर लिया था, तो महाराणा प्रताप हैं वो गुजरात की साइड चले गए। कहां पे चले गए थे? गुजरात की साइड। तो गुजरात के अंदर कहां पे चले गए थे? गुजरात। गुजरात के अंदर एक स्थान था जिसका नाम था इडर। क्या था? इडर। इडर के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है चूलिया। चूलिया, चूलिया नामक स्थान है। चूलिया नामक स्थान है। यानी गुजरात की साइड जब जा रहे थे तब इडर से होकर गुजरे, तो वहां पर एक स्थान पड़ता है चूलिया। कहते हैं यहाँ चूलिया का एक बहुत बड़ा सेठ था जिसका नाम था भामासा। भामासा है, भामासा। जब महाराणा प्रताप से ये भामासा मिले चूलिया गांव में, तो भामाशाह ने पूछा कि हाँ प्रताप जी कैसा है, क्या हुआ? तब महाराणा प्रताप ने कहा कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, हमारी सेना में भूख प्यास बढ़ी हुई है, हमारी परिस्थितियां विपरीत हैं, धन नहीं है हमारे पास, न ही खाने को अनाज है, इसलिए कुछ धन व अनाज की व्यवस्था करने के लिए जा रहा हूं। तभी कहते हैं इस भामाशाह ने, ये भामाशाह और इनका एक भाई और था जिसका नाम था ताराचंद। क्या नाम था? ताराचंद। दो भाई थे ये। तो कहते हैं भामाशाह ने महाराणा प्रताप को इतना धन दिया था, या इतना दान दिया था, कि लगभग 25,000 की सेना, 25,000 कितनी सेना? 25,000 की सेना, 25,000 की सेना 12 साल तक रख सकते थे। 12 साल तक कि भामाशाह ने महाराणा प्रताप को धन देकर सहायता की, और 25,000 की सेना है, 12 साल तक रख सकते हो, इतना धन दिया। कितना? इसमें कहते हैं कि 25 लाख रुपए तो नगद दिए थे। 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए तो नगदी दिए, और कहते हैं 20 लाख रुपए की सोने की असरफियां दी थी। सोने की असरफियां, सोने की असरफी दी। इसे तभी आज भी अपन देखते हैं कि कहीं पे आप चले जाओ, आप विद्यालय में चले जाओ, किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी धार्मिक स्थान पर चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, वहां पर जो दान देने वाले दान दाता होते हैं उनकी सूची के ऊपर लिखा होता है भामाशाहों के नाम। इसी ये वही भामाशाह है जो कि जिसके नाम पर आज भी दान देने वालों को अपन भामाशाह कहते हैं, क्योंकि कभी महाराणा प्रताप की सहायता भामाशाह ने अपना दान देकर किया था, अपना धन देकर किया था, उसी प्रकार आज अपन देखते हैं। और इसी भामाशाह को इतना महाराणा प्रताप का सहयोग किया, इसी कारण इसको एक टाइटल मिला है, इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि मेवाड़ का उद्धारक तो राणा अमेर को कहा जाता है, तो ना भाई, भामाशाह को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, क्योंकि जब मेवाड़ विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा था, या महाराणा प्रताप जब विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे थे, उनके पास धन नहीं था, अनाज नहीं था, तब मेवाड़ का उद्धार करने के लिए भामाशाह ने महाराणा प्रताप का सहयोग किया। इसी कारण इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इसे मेवाड़ का दानवीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मेवाड़ का दानवीर कहा जाता है। मेवाड़ का दानवीर इसको कहा जाता है, भामाशाह को कहा जाता है। याद रखा जाना चाहिए भाई, इसको भी इंपॉर्टेंट बात है ये भी। उसके बाद कहते हैं कि महाराणा प्रताप यहाँ से चले, और जब कुंभलगढ़ से तो उनका अधिकार है वो छूट ही गया था, वो तो शाहबाज खान ने अधिकार कर लिया था। अब महाराणा प्रताप ने क्या किया कि एक कोल्यारी गांव, कहां पर पड़ता है? कोल्यारी गांव। कोल्यारी गांव, कोल्यारी गांव, कोल्यारी गांव कहां पड़ता है? राजसमंद के अंदर पड़ता है। राजसमंद में। कहां पे पड़ता है? राजसमंद में। इस कोल्यारी गांव के नजदीक एक स्थान पड़ता है जिसे कहते हैं अपन आवरगढ़। क्या कहते हैं? आवरगढ़। इस आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया था। कब बनाया था? हाँ, आवरगढ़ को अस्थायी राजधानी बनाया, अस्थायी राजधानी बनाए थे। यानी कुछ समय के लिए जो अपनी राजधानी बनाई थी वो किसको बनाया था? आवरगढ़ को। ये भी याद रखना है। यानी कोल्यारी गांव जो कि राजसमंद में पड़ता है, यह वही कोल्यारी गांव है जहां पर महाराणा प्रताप की सेना है वो हल्दी घाटी युद्ध के बाद रुकी थी। इसी कोल्यारी गांव के पास में एक स्थान पड़ता है आवरगढ़, इसको महाराणा प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी बनाया था। अब बात अपन कर लेते हैं आगे। इससे इससे आगे अपन बात करें तो एक घटना है शेरपुर घटना। उस शेरपुर घटना की अपन बात कर लेते हैं। कौन सी घटना है? शेरपुर, शेरपुर घटना की बात कर लेते हैं। शेरपुर घटना क्या है कि जब महाराणा प्रताप
ने अपनी अस्थाई है वो आवरगढ़ को बना लिया था। अब इधर अकबर बार बार प्रयास कर रहा है और अब अकबर क्या करता है, प्रताप पर आक्रमण करने के लिए, प्रताप को बंदी बनाने के लिए अपने एक अन्य सैनिक को भेजता है या अन्य सेनापति को भेजता है। किसको भेजता है, उसका नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। किसको भेजता है, अब्दुल रहीम खाने खाना। ये वही रहीम जी हैं जिनके अपन छोटी क्लासों में दोहे पढ़ते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। ये वही रहीम जी हैं जो कि अकबर के दरबार में इतिहासकार थे या कवि थे। इनको क्या किया, अकबर ने भेजा कि रहीम जी आप जाओ और प्रताप को बंदी बनाओ, प्रताप को बंदी बना कर लाओ। तो कहते हैं रहीम जी गए और रहीम जी ने जाकर अपने वहां पर क्या किए, कैंप लगाए। और रहीम जी तब गए थे जब इनके साथ इनकी महिलाएं थी, इनकी पत्नी थी, इनके बच्चे थे और अन्य सैनिकों की जो महिलाएं थी वो भी इनके साथ गई थी। यानी महिलाएं महिलाएं बच्चे सबको साथ लेकर गए थे रहीम जी। तो यहाँ पर रहीम जी ने क्या किया, रहीम जी ने कोई प्रयास नहीं किया, कैंप लगा लिए अपने जाकर वहां पर, इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया प्रताप को पकड़ने के लिए। और ये सुबह जाते शिकार करके आते जंगलों में, शाम को अपन अपने कैंपों में आके आराम से करते। और कुछ दिन बाद है वो अकबर को एक पत्र लिख दिया करते कि हमने प्रताप को पकड़ने की कोशिश की और प्रताप हमारे हाथ नहीं आया। अब अकबर सामने से पूछ ले कि प्रताप हाथ क्यों नहीं आया, तो अब्दुल रहीम जी दोबारा पूछ ले वापस कि वो तो आप ही बता दो, तब आप आए थे खुद प्रताप को पकड़ने के लिए, तब आपके हाथ क्यों नहीं आया था। और इससे भी ज्यादा आप और जानना चाहते हो तो आप आसफ खां और मान सिंह से पूछ लो उनके हाथ क्यों नहीं आया। तो रहीम जी अपना समय यहाँ पे आराम से बिता रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है प्रताप को पकड़ने का या बंदी बनाने का, ये आराम से यहाँ पे बैठे हैं। तभी कहते हैं प्रताप को पता चला, प्रताप ने सोचा कि आजकल अकबर के आक्रमण क्यों नहीं हो रहे हैं भाई, आज अकबर इतना शांत क्यों है। तो प्रताप को किसी सैनिक ने बताया कि वो रहीम जी है ना, रहीम जी, आजकल वो रहीम जी आए हुए हैं। क्या है, रहीम जी आए हुए हैं, उन्होंने अपने कैंप लगा रखे हैं यहाँ पर, वो अपने को बंदी बनाने के लिए, अपन पर आक्रमण करने के लिए आए हैं और वो है ना कोई प्रयास भी नहीं करे। तो प्रताप ने सोचा ये तो बढ़िया बात है और प्रताप भी जंगलों से बाहर निकला और उसने अपनी अगली रणनीतियां बनाई। तभी कहते हैं एक दिन जो प्रताप का बेटा था अमर सिंह, यानी मेवाड़ का राजकुमार है, कौन है, अमर सिंह। अमर सिंह सुबह सुबह कहते हैं शिकार पे निकला, तो अमर सिंह ने देखा कि अब्दुल रहीम के जो कैंप लगे हुए थे उन कैंप को देखा और कैंप को देखकर क्या कहा किया, ये इन अमर सिंह है इनके रहीम जी के कैंपों में चला गया, रहीम जी के कैंपों में चला गया और जाके आवाज लगाई, रहीम जी बाहर आओ। तब अंदर से महिलाओं ने आवाज दी कि रहीम जी तो नहीं है। तब अमर सिंह ने क्या किया कि रहीम जी तो नहीं है, चलो आप आ जाओ। कहते हैं कि अमर सिंह ने वहां पर जो जितनी भी महिलाएं थी रहीम जी के कैंप में, उन महिलाओं को बंदी बनाया और अपने साथ लेकर आ गया। साथ लेकर जब ये वापस आया तब प्रताप ने देखा कि अरे ये तूने क्या कोतक कर रखा है, किन को ले आया तू। तो अमर सिंह ने कहा पापा आप तो रहने दो, इनको तो मैं ही देख लूंगा क्या है ये। कि नहीं फिर भी कौन है ये। तब अमर सिंह ने बताया कि जो अपने रहीम जी आए हुए हैं ना अपने को बंदी बनाने के लिए, आक्रमण करने के लिए, उनके कैंप में ये महिलाएं थी, उनको मैं बंदी बना लाया। तब कहते हैं प्रताप बड़ा गुस्सा हुआ और प्रताप ने अमर सिंह को खींच के थप्पड़ मारा और कहते हैं सभी महिलाओं से माफी मांगी कि आप तो सभी मेरी माँ बहन के समान हो, आपको कुछ नहीं होगा, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तो सह समान अपने आपके कैंपों में लौटाया जाएगा। तब कहते हैं महाराणा प्रताप ने उन महिलाओं से माफी मांगी और उन सभी महिलाओं को रहीम जी के कैंप में वापस भेजा गया, सम्मान पूर्वक इज्जत देकर उनको कैंप में वापस भेजा गया। और बाकायदा रहीम जी को पत्र लिखा प्रताप ने, कहा कि रहीम जी गलती हो गई और ये सभी जो महिलाएं हैं वो मेरी माता बहन के समान है, इनके साथ हमने कुछ नहीं किया। तब कहते हैं रहीम जी बड़ा राजी हुए और रहीम जी ने कहा कि धर रहसी धर्म रहसी खप जासी कुर्सान, कि कहते हैं कि हे प्रताप, ये आपकी जो धरती है ये धरती अमर रहेगी, आपका जो ये धर्म है वो धर्म अमर रहेगा, खप जासी कुर्सान, लेकिन ये जो खुरासान से मुगल आए हुए हैं इनका नाम और निशान एक दिन मिट जाएगा। ये बातें रहीम जी उस समय कहते हैं कि धर रहसी धर्म रहसी खप जासी कुर्सान। तो इनसे बड़ा राजी हुआ रहीम जी और कहते हैं ऐसे राजा थे प्रताप, क्योंकि ये वह समय था जब एक व्यक्ति दूसरी महिलाओं को उठाकर ले जाता था और उसे अपने आपस में वस्तु के रूप में बांट लिया जाता था। लेकिन उसी समय प्रताप एक ऐसा राजा हुआ है, ऐसा एक शासक हुआ है जिसने सभी महिलाओं को अपनी माता व बहन की दृष्टि देखता है, सभी को एक सम्मान इज्जत देता है, सम्मान देता है।
इस प्रकार महाराणा प्रताप हैं, वो भी एक वीर राजा इसी प्रकार में। लेकिन महाराणा प्रताप की जो छवि अपने बनाई गई है वो एक सिर्फ योद्धा के रूप में बनाई गई है, लेकिन नहीं, महाराणा प्रताप योद्धा होने के साथ साथ जो अन्य गुण होते हैं एक राजा के अंदर, वो सभी गुण विद्यमान है महाराणा प्रताप के अंदर। तो ये जो छोटी सी घटना थी, शेरपुर की घटना, इसको भी याद रखना है अपने को कि कब आए थे यहाँ कुंभलगढ़ दुर्ग के, कुंभलगढ़ युद्ध के बाद किसको भेजा था, तो अब्दुल रहीम जी को भेजा था। और रहीम जी की ये जो बातें मैंने आपको बता दी। अब अपन बाकी बात कर लेते हैं। ये घटना लगभग कब की है, 1580 की है, यानी 1579 में तो लास्ट बार किसको भेजा था, शाहबाज खां को भेजी थी। उसके बाद 1580 की लगभग ये बात है, 1580 के लगभग अब्दुल रहीम जी को भेजा था। उसके बाद अपन बात करते हैं, तो अगली जो अपनी घटना है वो है दिवेर का युद्ध। क्या है, दिवेर का युद्ध। अब दिवेर के युद्ध की अपन बात करें, कौन सी घटना है अपनी अगली, दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध, इस दिवेर के युद्ध की बात करें तो इसकी जो दिनांक है 1582 ईस्वी के अंदर हुआ था। इसको भी याद रखा जाना चाहिए। इसमें दिवेर के युद्ध में क्या करता है, अकबर एक अपने बेहतरीन कमांडर को भेजता है जिसका नाम है सुल्तान खान। क्या है, सुल्तान खान। अब प्रताप पर अकबर आक्रमण करने के लिए किसको भेजता है, सुल्तान खान को भेजता है। इधर कौन बैठा है, अपना प्रताप बैठा है जंगलों में, पहाड़ियों में, छाछन की पहाड़ियों में छुपा हुआ है। अब सुल्तान खान कहते हैं कि एक बेहतरीन सेनापति था, इसने आते ही क्या किया, 4 चौकियां बनाई। एक चौकी बनाई इसने दिवेर के अंदर, दिवेर के अंदर। एक चौकी बनाई इसने देवल के अंदर। एक चौकी बनाई इसने देबारी के अंदर। दिवेर, देवल, देबारी, और एक चौकी इसने बनाई थी, वो बनाई थी देसूरी के अंदर। कहां पे बनाई थी, देसूरी के अंदर, देसूरी। और इसने कहा कि हम चारों तरफ प्रताप को घेर लिया इसने। दिवेर, दिवेर कहां पड़ता है, ये दिवेर राजसमंद के अंदर एक जगह पड़ती है, राजसमंद में। तो देवल कहां पड़ता है, ये डूंगरपुर में एक जगह पड़ती है, डूंगरपुर के अंदर। देबारी उदयपुर के अंदर। और ये आपका देसूरी है, ये कहां पर पड़ती है, कुछ जगह पाली के अंदर। कि चारों तरफ से हम प्रताप को घेरेंगे और उसको बंदी बना लेंगे। तो कहते हैं एक दिन क्या हुआ, प्रताप की एक छोटी सी टुकड़ी ने इस सुल्तान खान पे आक्रमण किया। सुल्तान खान पे सर्जिकल स्ट्राइक मान लो आप इसको, सर्जिकल स्ट्राइक की 1582 ईस्वी की बात है ये। प्रताप की सेना ने, और प्रताप का जो पुत्र राजकुमार था अमर सिंह, इसी के लिए इस युद्ध को याद रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या बेहतरीन तरीके से अमर सिंह लड़ा है, बेहतरीन तरीके से लड़ा है, बेहतरीन तरीके से लड़ा है। एक इसमें क्या हुआ कि जो अमर सिंह है, इस अमर सिंह ने सुल्तान खान पे आक्रमण किया। किस पे किया, सुल्तान खान पे आक्रमण किया। और कहते हैं कि जब सुल्तान खान घोड़े पर बैठा था, घोड़े पर बैठा था, उस समय इसने अपनी तलवार से, अपनी तलवार से, अपनी तलवार से इस सुल्तान खान पर आक्रमण किया। और कहते हैं कि सुल्तान खान के बीच में से 2 टुकड़े कर दिए थे। जो घोड़े पर बैठा था उस घोड़े समेत इसको चीर दिया था। इतनी बहादुरी से अमर सिंह इस युद्ध के अंदर लड़ा था। इस युद्ध के अंदर अमर सिंह है वो लड़ा था। तो अमर सिंह के लिए इस युद्ध को याद रखा जाना चाहिए। कहते देखो, अब इस युद्ध के अंदर मुगलों का जो मुख्य सेनापति है वो उस तकात को नहीं छोड़ा, उसको भी मार दिया है। तो इस युद्ध के अंदर जो विजय हुई थी वो संपूर्ण रूप से किसकी विजय हुई थी, महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। इसी कारण इस युद्ध को कहा जाता है, इसके बारे में कुछ कथन है, इसे महाराणा प्रताप की, क्या कहा जाता है इसे, महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश कहा जाता है, विजयों का श्री गणेश। और एक यूरोपियन इतिहासकार हुए हैं जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है ये तो मेवाड़ का मैराथन है। क्या कहा है इसे, मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है अपने पास क्या होता है कि दिवेर का युद्ध कब हुआ, 1582 के अंदर। अकबर ने अपना कौन सा सेनापति भेजा था, सुल्तान खान ने। सुल्तान खान ने कितनी चौकियां बनाई थी, 4 बनाई थी। कहते हैं कि जब अमर सिंह ने इस पर आक्रमण किया था तो लगभग मुगलों की 36 चौकियां, कितनी चौकियां उजाड़ दी थी, 36 चौकियां उजाड़ दी थी, लगभग 36 चौकियां उजाड़ दी थी। 36 चौकियां हैं उनको
तहस नहस कर दिया था और सुल्तान खां को विद घोड़े है अमर सिंह ने चीर दिया था। और इनका जो 4 चौकियों के अंदर जो इनकी मुख्य चौकी थी उसका नाम था दिवेर। ये दीवार दिवेर क्या था? इनकी मुख्य चौकी थी। मुख्य छावनी कह दो, मुख्य चौकी या मुख्य कैंप जो था वो कौन सा था? दिवेर था। इसी के लिए इसको याद रखा जाना चाहिए। अब 1582 में भी सुल्तान खां हार के चला गया। ये सुल्तान खां है ना, ये अकबर का चाचा है। क्या है? अकबर का चाचा। अकबर का चाचा था ये। इसको भेजा था। यहाँ पर सुल्तान खां को मार दिया जाता है। अब आगे अपन बात करें 1582 के बाद में अकबर फिर भी बार बार प्रयास कर रहा है। अब हार के चला गया, ये इसको मार दिया, लेकिन एक बार फिर एक प्रयास और करता है अकबर, और कहते हैं 1585 ईस्वी के अंदर। कब? 1585 ईस्वी के अंदर अपने एक सेनापति को और भेजता है अकबर। ये अकबर भेज रहा है इधर वाली साइड में अकबर। इधर अपन कौन बैठा है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप बैठा है इधर। इधर अकबर फिर अपने एक सेनापति को भेजता है जिसका नाम है जगन्नाथ कछवाहा। कौन है? जगन्नाथ कछवाहा को भेजता है। कछवाहा है। ये जगन्नाथ कछवाहा कौन है? ये आमेर का है। ये जो मान सिंह है ना, मान सिंह, उस मान सिंह का चाचा है भाई। मान सिंह का चाचा है। इस जगन्नाथ कछवाहा को 1585 में भेजता है, लेकिन जगन्नाथ कछवाहा है इसके सामने आता है आक्रमण करने के लिए, लेकिन इसके हाथ भी कुछ नहीं लगा, यह भी खाली चला गया। और 1585 में कहते हैं कि जब यह आक्रमण करके वापस जा रहा था तो एक स्थान पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर, मांडलगढ़। कौन सा है? मांडलगढ़। मांडलगढ़ ये कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर इस जगन्नाथ कछवाहा की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। और इस मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इस जगन्नाथ कछुआ की छतरी भी बनी हुई है। छतरी ही बनी हुई है। लेकिन महाराणा प्रताप इससे बड़ा गुस्सा हुए, उन्होंने कहा कि आमेर वाले अपने में क्या मांगते हैं भाई? कभी मान सिंह आ रहा है, कभी भगवंत दास आ रहा है, कभी जगन्नाथ आ रहा है। तो इसने क्या किया? महाराणा प्रताप ने आमेर का जो सबसे बड़ा प्रमुख व्यापारी केंद्र था जिसका नाम था मालपुरा। क्या नाम था? मालपुरा। मालपुरा कहां पड़ता था? आमेर में। आमेर में। तो इस महाराणा प्रताप ने इस मालपुरा पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। आक्रमण किया और इस पर अपना अधिकार कर लिया। मालपुरा पर अपना अधिकार कर लिया। अब कहते हैं कि 1585 ईस्वी के बाद, यानी ये 1585 है, ये जो अकबर का है अंतिम अभियान है। इसको इसीलिए याद रखा जाना चाहिए कि अकबर ने अपने अंतिम सेनापति के रूप में महाराणा प्रताप के विरुद्ध किसको भेजा था? तो जगन्नाथ कछवाहा को भेजा था। जगन्नाथ कछवाहा कौन था? तो मान सिंह का चाचा था, आमेर का था। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आते समय इसकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर इसकी क्या है? छतरी बनी हुई है। जगन्नाथ कछवाहा तो कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन महाराणा प्रताप क्या करते हैं? आमेर के मालपुरा, जो कि आमेर का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद में अब कहते हैं कि 1585 के बाद अकबर का इतना साहस नहीं हुआ। अब अकबर थक चुका है। 1585 से लेकर और 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। 1585 से लेकर 1597 तक अकबर है वो कोई भी आक्रमण है वो प्रताप पर नहीं करता है। कोई भी आक्रमण है वो प्रताप पर नहीं करता है। लेकिन इतिहासकार इसे क्या कहते हैं कि ये दोनों के मध्य अघोषित संधि कहते हैं इसको। इस समय काल को क्या कहते हैं? कि दोनों के मध्य अघोषित संधि। ना तो प्रताप ने अकबर पर कभी आक्रमण किया और ना ही अकबर ने प्रताप पर कभी आक्रमण किया था। तो इतिहासकार इसको क्या नाम देते हैं? अघोषित संधि नाम देते हैं। ये थे महाराणा प्रताप। अब बात करें महाराणा प्रताप की तो कहते हैं कि दिवेर का जब युद्ध हुआ था, उस दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपने चित्तौड़गढ़ और उदयपुर चित्तौड़गढ़ और उदयपुर को छोड़कर समस्त मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया था। समस्त मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया था। और अब मेवाड़ महाराणा प्रताप जो है 1585 के बाद, अगली स्लाइड पर अपनी बातें करते हैं। 1585 के बाद में 1585 के बाद में 1585 के बाद में महाराणा प्रताप ने जो अपनी आपातकालीन राजधानी बनाई थी उसका नाम था चावंड। चावंड को अपनी लास्ट या अंतिम राजधानी बनाई थी। अंतिम कह दो। ये चावंड कहां पे पड़ता है? चावंड है उदयपुर के अंदर। ये भी पूछा जाता है बार बार कि महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम राजधानी कब बनाई थी? किसको बनाया था? तो चावंड को बनाया था। और महाराणा प्रताप की कहते हैं कि 19 जनवरी, इसके बाद में 19 जनवरी 1597 को, 19 जनवरी 1597 को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते इसमें, यानी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय इनकी
मृत्यु हो गई थी, समय उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी जबकि धनुष पर ऐसी प्रत्यंता चढ़ा रहे थे तो प्रत्यंता वो टूटी और उससे कहते हैं कि महाराणा प्रताप पीछे जाके गिरे या उनके सर में चोट लगी, उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी 19 जनवरी 1597 में। अब याद रखा जाना चाहिए, ये क्या ईस्वी सन 1597 में इनकी मृत्यु हो रही है, लेकिन इनका जन्म क्या है, विक्रम संवत 1597 को हुआ था। जन्म कब है इनका, ये मृत्यु तो ईस्वी सन 1597 में हो रही है, लेकिन इनका जो जन्म है वो विक्रम संवत 1597 को हुआ। यानी राजस्थान का एक ऐसा राजपूत शासक जिसका जन्म भी 1597 में हुआ और जिसकी मृत्यु भी 1597 में विक्रम संवत को हुई थी। इसके बाद में कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी, तो महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हो गई थी कहां पे हुई थी, चावंड में हुई थी। अंतिम राजधानी किसको बनाया था, चावंड को बनाया था। और कहते हैं कि बारडोली एक स्थान पड़ता है उदयपुर के अंदर, बारडोली, बारडोली, बारडोली में कहां पे पड़ता है, उदयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर बारडोली में महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की छतरी है, 8 खंभों की, 8 खंभों की छतरी। ये भी पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है, 8 खंभों की है। कहां पे है, बारडोली में है। बारडोली कहां पड़ता है, उदयपुर के अंदर पड़ता है। ये थे महाराणा प्रताप, इसको अपन ने पढ़ा। तो अब अपन एक बात करें महाराणा प्रताप के कुछ निर्माण कार्यों की, अगर अपन बात करें कि महाराणा प्रताप ने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए थे, तो कहते हैं कि जब मालपुरा पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था, मालपुरा पर अपना अधिकार किया था महाराणा प्रताप ने, मालपुरा में, तो मालपुरा में इन्होंने दो निर्माण कार्य करवाए। मालपुरा में, यानी निर्माण कार्य की अपन इनके बात करें, निर्माण कार्य, निर्माण कार्य कहते हैं कि एक तो मालपुरा के अंदर जब इन्होंने अपना अधिकार किया था मालपुरा में, तो मालपुरा में एक तो इन्होंने बनाया था जालरा का तालाब। क्या बनाया था, जालरा तालाब बनवाया था, जालरा तालाब। और एक इसी मालपुरा में ही शिव के भगत थे तो इन्होंने बनवाया था एक नीलकंठ महादेव का मंदिर, नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया। उसके बाद इन्होंने, ये तो मालपुरा कहां पर है, आमेर के अंदर था। उसके बाद इन्होंने चावंड में, चावंड के अंदर इन्होंने क्या किया, चावंड में इन्होंने बनवाया था चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, मंदिर बनवाया। उसके बाद में एक बात और, जो चावंड चित्रशैली है, यानी चावंड चित्रशैली, चावंड चित्रशैली का जो उद्भव है, यानी चावंड चित्रशैली जब अपने अस्तित्व में आई थी, वो किनके समय आई थी, वो महाराणा प्रताप के समय ही आई थी, महाराणा, महाराणा प्रताप के समय आई थी। उसके बाद में कहते हैं कि महाराणा प्रताप का उस समय जो चित्रकार था उसका नाम था नासिरुद्दीन। चित्रकार कौन था, नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन। ये नासिरुद्दीन है वो आगे जाकर रागमाला, रागमाला जो चित्र बनाता है, रागमाला चित्र बनाया था इसने, रागमाला चित्तर। तो यहाँ से क्या पूछा जाएगा अपन को कि जालरा तालाब का निर्माण किसने करवाया, महाराणा प्रताप ने करवाया। चावंड में चामुंडा माता का मंदिर किसने बनवाया, महाराणा प्रताप ने बनवाया। तो मेवाड़ के अंदर जो चावंड चित्र शैली है, उस चावंड चित्र शैली का उद्भव किसके समय हुआ, तो महाराणा प्रताप के समय हुआ। उनका जो चित्रकार था उसका नाम क्या था, नासिरुद्दीन था। उसने रागमाला नामक चित्र बनाया था। अब बात करते हैं अपन महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वानों की। इसकी बात करते हैं महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान कौन था। तो कहते हैं महाराणा प्रताप के जो दरबारी विद्वानों की अपन बात करें, दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वानों में एक तो इनके विद्वान था चक्रपाणी मिसर। इनका जो दरबार में विद्वान था उनका नाम था चक्रपाणी मिसर, चक्रपाणी मिसर। चक्रपाणी जी ने 3 बुकें लिखी थी। एक बुक है इनकी, उनका नाम है राज्यभिषेक, राज्य, राज्यभिषेक। एक बुक है इनकी उसका नाम है मुहूर्तमाला, मुहूर्त माला। एक बुक है इनकी जिसका नाम है विश्व वल्लभ। इस बुक को याद रखा जाना चाहिए, पूछी जाती है प्रत्येक एग्जाम के अंदर, विश्व वल्लभ। चक्रपाणी की एक बुक कौन सी है, राज्यभिषेक है। एक बुक कौन सी है, मुहूर्तमाला है। राज्यभिषेक ये राज तिलक से संबंधित है, इसको तो अपना सब्जेक्ट याद रहेगा। मुहूर्तमाला ये ज्योतिष विद्या से संबंधित है, ये भी याद रहेगा। इसको याद रखना है अपने को। विश्व वल्लभ, इसका जो विश्व वल्लभ है इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है बगीचों से संबंधित जो जानकारी मिलती है अपने को, वो किस बुक से मिलती है, इसी से मिलती है, बगीचों से संबंधित जानकारी, संबंधित जानकारी किस बुक से मिलती है अपने को,
विश्व वल्लभ से। और विश्व वल्लभ किसके द्वारा लिखी गई है? चक्रपाणी मिश्र के द्वारा। तो चक्रपाणी मिश्र की कितनी बुकें अपने पास? 3। एक तो राज्याभिषेक है, एक मुहूर्तमाला है, एक विश्व वल्लभ है, और एक आपकी कौन सी है? विश्व वल्लभ में किसकी जानकारी मिलती है? बगीचों से संबंधित जानकारी मिलती है। एक इनके जो इतिहास दरबारी विद्वान हुए हैं उनके अंदर नाम आता है हेमरतन सूरी का। हेमरतन सूरी, हेमरतन सूरी। जो हेमरतन सूरी है, इन्होंने एक लिखी थी गोरा बादल की चौपाइयां। क्या लिखी थी? गोरा बादल, बादल की चौपाइयां। इसको भी याद रखा जाना चाहिए भाई। चौपाइयां, चौपाइयां क्या होती हैं? जिनके अंदर 4-4 लाइनें होती हैं वो चौपाइयां होती हैं, जिनके अंदर 2-2 लाइनें होती हैं वो क्या होती हैं? 2 ही होते हैं। तो हेमरतन सूरी ने भामाशाह के भाई जो ताराचंद थे उनके कहने पर इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? ये जो लिखी थी गोरा बादल की चौपाइयां लिखी थी। इसके बाद में एक इतिहास विद्वान और हुए हैं इनके दरबार में जिनका नाम है सादुलनाथ त्रिवेदी। कौन से हैं? सादुलनाथ त्रिवेदी। सादुलनाथ त्रिवेदी, सादुलनाथ त्रिवेदी हैं। इनके बारे में यह भी रखा जाना चाहिए याद, ये जो सादुलनाथ त्रिवेदी हैं ये महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे। और महाराणा प्रताप ने लगभग 1588 ईस्वी के अंदर, कब? 1588 में, 1588 में इनको एक जागीर थी जागीर दी, उसका नाम था मंडेर। क्या था? मंडेर। ये मंडेर जागीर है वो महाराणा प्रताप ने किसको दी? सादुलनाथ त्रिवेदी को दी थी। अब इसकी जानकारी अपन को कहां से मिलती है? एक अभिलेख है उदयपुर अभिलेख। कहां से मिलती है? उदयपुर अभिलेख से। उदयपुर अभिलेख से जानकारी मिलती है। यह जानकारी कहां से मिलती है? उदयपुर अभिलेख से। यानी 1588 में मंडेर जो जागीर थी वो सादुलनाथ त्रिवेदी को महाराणा प्रताप ने दान में दे दी थी। यह जानकारी कहां से मिलती है? यह जानकारी अपन को मिलती है उदयपुर अभिलेख से। तो ये जो महाराणा प्रताप थे अपन ने पढ़ा पूरी इसकी जीवनी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आगे हम बात करें अगली क्लास में। तो थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय भारत।